Dear student, today now I am going to explain you a very important topic in the semiconductor physics, that is energy band of silicon. Silicon is an element जिसका एटॉमिक नंबर है 14, है ना. 14 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s ऑर्बिटल में है. सेकेंड ऑर्बिट में 2s2 p6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और रेस्ट 6 p ऑर्बिटल में है. थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में. यू कैन सी हियर s कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन p फिल्ड नहीं है, क्योंकि p में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 4 अभी भी कम है. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन. So we are going to study energy band of silicon lattice. Lattice का मतलब है क्रिस्टल, है ना. What is crystal? What is lattice? देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, क्रिस्टल क्या होता है. People don't know कि क्रिस्टल होता क्या एक्चुअली में. देखो क्रिस्टल और नॉर्मल मटेरियल में थोड़ी सी डिफरेंस होती है. जब पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल जिस पार्टिकल से बनी हुई है, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना. आयरन बना है छोटे छोटे आयरन के एटम से, है ना. वाटर बना है H2O मॉलिक्यूल से. तो कोई ना कोई मटेरियल की सबसे छोटी पार्टिकल होती है, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो चाहे मॉलिक्यूलर स्टेट में हो. वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल H2O है ना. और आयरन का एटम होगा. तो जो भी हो पार्टिकल जिस अवस्था में हो, चाहे वो एटॉमिक अवस्था में हो या मॉलिक्यूलर अवस्था में हो, अगर वो पार्टिकल आपस में सॉलिड है तो नज़दीक ही होंगे. जब नज़दीक आएंगे तो ये देखा जाता है कि क्या वो पार्टिकल एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में सजा हुआ है ना. मेनी सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल जिससे बना हो वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में, तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप, वो क्यूबाइड भी हो सकता है, हेक्सागोनल शेप हो सकता है ना. तो बहुत तरीके के ज्योमेट्रिकल शेप्स, हाँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स में, हाँ, वो अरेंज होते हैं आपस में. वो अपने आप को एक दूसरे से अरेंज एक पार्टिकुलर पैटर्न में करते हैं, एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में करते हैं. अगर किसी मटेरियल में जो पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में सजे हुए हैं, अरेंज हैं, तब ऐसे मटेरियल को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं या लैटिस कहते हैं. तो सिलिकॉन की क्रिस्टल का मतलब है सिलिकॉन का जो एटम होगा वो एक पार्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप में वो अरेंज होगा. तो एनर्जी बैंड ऑफ सिलिकॉन लैटिस एज द फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अभी बताया मैंने आपको कि जब एटम्स आपस में नज़दीक आते हैं तो एटम का जो वैलेंस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से और दूसरे एटम के न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करेगा ना, है ना. पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर. तो इंटरेक्ट करने के कारण क्या होती है कि हमने बताया था कि आपको हर एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल जो पहले फिक्स था एक ही होता है एक ऑर्बिट का, वो मल्टीपल लेवल में स्प्लिट कर जाता है. तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का मतलब है एटम जितना दो एटम के बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, है ना. दो एटम दूर है तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, नज़दीक है तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम है. तो एटम का, 2 एटम के बीच की जो गैप है दैट इज मीन्स इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. तो हमें ये समझना है कि एनर्जी जो बैंड होती है, बनती है, हमने बताया ना कि देखो एनर्जी बैंड बन जाता है. एटम का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का एक एनर्जी वैल्यू, जो एनर्जी लेवल था जो आइसोलेटेड में था, वो नज़दीक 2 एटम के नज़दीक आने से वो मल्टीपल लेवल में टूट जाता है. और जो क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लेवल को बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं. तो जैसे जैसे 2 एटम नज़दीक आएगा वैसे वैसे एनर्जी बैंड किस प्रकार, क्या रूप लेगा, वो हम लोग देखेंगे सिलिकॉन के केस में. तो ये डायग्राम आप देखो, इस डायग्राम में थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, बट स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले आप ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिंपल. और ये ओरिजिन है. एक्स एक्सिस को, ये जो डिस्टेंस को ले रहे हैं, इसे कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. मतलब जैसे जैसे 2 एटम के बीच का गैप ज़्यादा होगा तो हम देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी वैल्यू लिखा है कि एनर्जी वैल्यू कितनी होगी 2 एटम के बीच
अगर गैप बदलेगा तो एनर्जी का लेवल कैसे बदलेगा वो देखेंगे। सबसे शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, डी से। डी मतलब, डी एक बहुत ही रिमोट, बहुत दूर है, ओरिजिन से काफ़ी दूर है। मतलब दूर का मतलब है कि इंटर एटॉमिक की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, दो एटम के बीच में काफ़ी दूरी है। मतलब आप कह सकते हो कि आइसोलेटेड है, एक तरीके से आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे समझो कि एटम जो है आइसोलेटेड है, यहाँ आप लिख सकते हो आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब एटम का जो लेवल होगा, एनर्जी लेवल, वो वही होगा जो नील बोहर ने कहा था। मतलब आप देखो इस स्थिति में हमारा जो सिलिकॉन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन जो था वही है। देखो 1s2, मतलब एक ऑर्बिट 1s2 का होगा, इसकी एनर्जी वैल्यू 1s2 के बराबर होगी। ये 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और ये फिर 3p2 होगा, 3s2 होगा, 3p2 होगा। तो आपको हर एनर्जी, ये एनर्जी वैल्यू को बताता है। देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो तो एक खास एनर्जी वैल्यू आपको देगा, 2s2 को लाइन ड्रॉ करो तो एक खास एनर्जी वैल्यू देगा, इसको ड्रॉ करो तो एक पार्टिकुलर एनर्जी वैल्यू आपको बता रहा है। मतलब हर ऑर्बिट का एनर्जी वैल्यू अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, जो आइसोलेटेड एटम में होता है, हमने पढ़ा है। अब हम ये जो स्पेसिंग है, गैप है, ये घटाते हैं, दो एटम के बीच का डिस्टेंस घटाते हैं। तो घटाते हैं तो जैसे जैसे आप पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग घट रहा है। सी तक चले आए आप सी तक आए तो आप देख रहे हो कि दो एटम के बीच का गैप घट भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सी और डी, ये आर, अगर हम ये इस केस में अगर हम कहें आर इजिकल टू डी, इस केस में हम क्या कहेंगे, आर इजिकल टू डी। मतलब आर मतलब डिस्टेंस। अगर हम ये कहें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अगर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर आर का वैल्यू डी के बराबर है तो हमारा आइसोलेटेड स्टेट्स में है एटम, और हर ऑर्बिट का जो एनर्जी वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, डिफरेंट है। चलो अब हम धीरे धीरे आर की वैल्यू घटाते हैं और सी तक आ जाते हैं। इस दौरान आप कह सकते हो कि आर जो है इंटर स्पेसिंग ग्रेटर देन सी है, ग्रेटर देन सी और लेस देन डी है। इस बीच में भी आप देखो कि हमारा जो एनर्जी वैल्यू है वो एकदम अभी भी डिस्टिंक्ट है, कोई अंतर नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, दो एटम आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, अभी भी काफ़ी दूरी बनी हुई है। तो यहाँ तक वही स्थिति बनी हुई है ना। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ तक भी वैल्यू देखो, सब एनर्जी वैल्यू जो है वो एकदम डिस्टिंक्ट मिलेगा, एकदम डिस्टिंक्ट मिलेगा, सब डिस्टिंक्ट मिलेगा, कोई अंतर नहीं आ रहा है, सब डिस्टिंक्ट है, मतलब इंटरेक्शन नहीं है। जब सी पर पहुँचता है, यहाँ पे है आर इजिकल टू सी, देखो यहाँ पे है आर इजिकल टू सी। जब सी पर पहुँचता है मतलब सी मतलब एनर्जी गैप जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है जब इतना हो जाता है, इतनी दूरी हो जाती है, मतलब आर का वैल्यू सी के बराबर हो जाता है, तब यहाँ देखो ये क्या होने लगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसका देखो कुछ नहीं हुआ है, हमने ब्लैंक छोड़ दिया है भाई, क्योंकि ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है। और मैंने बताया था कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्लोज होते हैं वो दो एटम के नज़दीक आने से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है दूसरे एटम का, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, बाउंड होते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस ऑर्बिट में है, वो क्या होता है, एक खास गैप कम होने से एक आर का वैल्यू जब सी हो जाता है तो देखो यहाँ पे ये स्प्लिट कर गया, देखो दो भाग में बट गया। हमने लाइन दो भाग में बटा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लेवल है, देखो बहुत सारी एनर्जी लेवल में टूट गई, ये भी दो भाग में बट गया। मतलब हमने लाइन ड्रॉ किया है लेकिन इसमें बहुत, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी एनर्जी वैल्यूज होगी। तो हमने बताया था ना कि एक पार्टिकुलर ऑर्बिट जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में टूट जाती है। इट ऑल डिपेंड्स, कितनी लेवल में टूटेगा वो हम लोग देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने उसकी कैपेसिटी थी। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहाँ क्या लिखा है, 6n स्टेट्स, ध्यान दो 6n स्टेट्स, और यहाँ पे लिखा है 2n स्टेट्स। व्हाट डज इट मीन? देखो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है मैक्सिमम, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, ये कैपेसिटी है। और साथ में आप ये भी समझो हमने क्या लिखा है, n नंबर ऑफ एटम्स कम क्लोजर टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। हम मान के चल रहे हैं कि 2 एटम नहीं, n नंबर ऑफ, सपोज 50 एटम आपस में नजदीक आ रहा है तो n का वैल्यू 50 हो गया। तो n संख्या में एटम जब नजदीक आएंगे तो ये ऐसा जो है
अगर इसकी कैपेसिटी एक एटम की एक ऑर्बिट की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो एक एटम में 6 लेवल में टूटेगा। तो अगर n संख्या में एटम्स होंगे तो वैसे वैसे 6 टाइम्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हमें स्प्लिट चाहिए, उतनी वैरायटी चाहिए हमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम एनर्जी वैल्यू, सेम क्वांटम नंबर कैरी नहीं करेगा एज पर द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए वैसे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6n। तो हमें ये जो 3p जो है वो कितने लेवल में टूटेगा? 6n। इतने लार्ज नंबर ऑफ लेवल एनर्जी लेवल में स्प्लिट करेगा, बहुत लार्ज संख्या हो जाती है। उसी तरीके से s ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, और ऐसे ऐसे n आइटम्स है, तो n आइटम के लिए 2n तरह के हमें एनर्जी वैल्यू चाहिए जिसमें हर इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाई कर सके। तो ये जो है 2n स्टेट्स का मतलब इसमें 2n टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल मतलब स्टेट का मतलब यहाँ लेवल से है ना, इतने संख्या में उसको स्प्लिट करना होगा। और उसके ऊपर लिखा है मैंने, देखो 2n इलेक्ट्रॉन्स, तो 6n में एक्चुअली में इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम के एक ऑर्बिट p ऑर्बिटल में 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n नंबर ऑफ एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो रियल में 2n इलेक्ट्रॉन है इसमें, बाकी 6 तो 4 खाली था इसमें। और यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, n संख्या में एटम क्लोज आ जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, रियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2n, इसमें 2n, अगर n एटम्स क्लोज हो जाते हैं तो ओके। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही C पर आता है, मतलब 2 एटम की गैप C पर, इतनी गैप R=C हो जाती है, तो आपस में 2 एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करने लगता है और यहाँ से स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पे आने के बाद ये वैल्यू कम हो गया, इसका वैल्यू कम हो रहा है, ये ना गैप बढ़ेगा, इसका भी गैप बढ़ेगा, तो यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। ये B2 है, ये B2 है, यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ से लेके B1 तक, दिस इज B1, यहाँ तक आप देखो दोनों, ये जो 3p का जो एनर्जी लेवल था और 3s का जो एनर्जी लेवल था, दोनों आपस में पूरी तरीके से मर्ज कर गए, मिल गए आपस में। देखो एनर्जी लेवल्स ऑफ 3s एंड 3p मर्ज, आपस में मिक्स हो गए। पता ही नहीं चल रहा है कि 3s का कौन है, 3p, दोनों अलग नहीं है, दोनों मर्ज कर गए। एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3s एंड 3p मूव बिटवीन ईच अदर। और 3s 3p तो अलग है ही नहीं, दोनों तो एक हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन 3s का 3p में, 3p का 3s में आपस में आराम से मूव कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ईच अदर। और यहाँ पे इसका 6n स्टेट्स था और इसका 2n स्टेट्स था, इतनी वैराइटीज थी एनर्जी लेवल की। तो टोटल वैरायटी कितनी हो गई? 6n प्लस 2n 8n, मतलब इस इतने रेंज में आप देखोगा 8n टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल मिलेगा, क्योंकि दोनों का तो मिक्स हो गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इसका 2n इलेक्ट्रॉन, इसका 2n इलेक्ट्रॉन मिलकर के इस एरिया में, इस रीजन में 2n प्लस 2n 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें मिलेंगे। अब B1 से भी कम होगा, ये हो गया आपका R इज, यहाँ लिखोगे आप R इज ग्रेटर देन B1 एंड लेस देन B2। ओके, तो इस केस में आपको ये डिस्क्राइब करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। और हर पॉकेट के लिए इस तरह से हमने डायग्राम में समझाया है, उसको पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हो कि इस सिचुएशन में ये क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, क्या क्या चेंजेज आता है, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद देखो B1 से भी कम होता है, तो उसके बाद देखो क्या होता है कि अब 2 अलग अलग भाग में फिर स्प्लिट कर जाते हैं। अब ये ऊपर चला गया 3p कंडक्शन बैंड और ये नीचे आ गया। यहाँ देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात, B1 से कम होने पे, मतलब और नज़दीक आ गया, आइटम और करीब आ गया, तो आने से क्या हुआ कि ये फिर 2 भाग में बढ़ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होती है कि अभी जो इसका 6n, इसका 2n मिलकर 8n स्टेट था, लेवल था, इसमें आधा बढ़ गया, 4n स्टेट ये ले लिया, 4n स्टेट ये ले लिया।
मतलब इसको स्टेट्स की कमी हो गई, 6 था तो 4 ही हो, मतलब दोनों मिलाकर के आधा कर दिया गया, 8n को 2 भाग में बांट दो तो 4n स्टेट्स इसका हो गया, 4n स्टेट्स इसमें चला गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। 4n इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल मिलाकर के इसमें, इसका 2n 4n, ये 4n सब इसमें आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, 4 स्टेट्स हो गए, स्टेट्स अलग हो गया, ये एम्प्टी हो गया, ये खाली पड़ गया, ये एम्प्टी हो गया। और ये कब तक चला? ए तक। ए मतलब क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये जब दो एटम आते हैं तो एक खास लिमिट तक ही करीब आएंगे, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो एक खास सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम मतलब ना पीछे जाएगा ना आगे जाएगा, वो जाके वहीं पर रुक गया। तो दो एटम एक खास दूरी पर आकर के आपस में सारा जो आपस में जो फोर्स होता है, नेट फोर्स जीरो समझो हो गया, मतलब वो जाके बैलेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स जीरो। उस स्थिति में एटम अब उससे बियॉन्ड नहीं नज़दीक आ सकता है, ना दूर जाएगा, वो जाके स्टेबल हो गया। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ए कहते हैं। तो यहाँ तक के बीच में आपने देखा कि ये 2 भाग में बढ़ गया, 4n स्टेट बराबर, स्टेट्स जो लेवल है बराबर बराबर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें इसको खत्म हो, इसका एम्प्टी हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया सारा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो एक जब सिचुएशन, हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से हम लोग ये अब यही सॉलिड, अब ये सॉलिड सब जो यहाँ पर आके सॉलिड बन गया, क्रिस्टल बन गई, क्रिस्टल के अब इससे बियॉन्ड नज़दीक नहीं जाएगा, तो यही तो मेरी फाइनल पोजीशन हो गई ना। तो यहाँ पे आके देखो कि ये लाइन जो कट रहा है, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, इसके नीचे वैलेंस बैंड, ये वाला यहाँ तक वैलेंस बैंड है, ये इसका जो लोअर पोर्शन हुआ है वैलेंस बैंड हो गया, और बीच में फॉरबिडन गैप, यही है गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द वे सिलिकॉन का हम लोग लैटिस क्रिस्टल का जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बदलते हुए हमने देखा कि किस तरीके से एनर्जी लेवल वैरी करती है, किस तरीके से एनर्जी जो लेवल है वो स्प्लिट करती है, मर्ज करती है, और किस तरीके से कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बनता है। ओके, थैंक यू।